content. Don't worry. All right, Uttam. No, Nilu, I could not add into the WhatsApp group. I think because from last 3 to 4 days, I also already have a very very hectic schedule. I don't know. मुझे भी अभी नहीं पता. I could not check. मैं ऐड हुआ हूँ कि नहीं हुआ अभी. I think शायद मैं अभी ऐड नहीं हूँ उसमें. एक्चुअली सर जब खुद से प्रैक्टिकल करते हैं तो सर प्रॉब्लम होता है, तो फिर पूछना पड़ता है, तो फिर सोचे आपका नंबर होता तो फिर सही होता, और ग्रुप भी चैट डिसेबल है तो प्रॉब्लम हो जाता है सर, तो यूट्यूब फॉलो ओके. आई थिंक अब शायद आई थिंक जो आईटी ने डिसीजन लिया है कल का एक्स्ट्रा सेशन और आज के लिए, आज और कल 2 दिन का जो एक्स्ट्रा सेशन रखा, आई थिंक डेफिनेटली ये यूजफुल होगा. सो एक्चुअली सर मेरा फर्स्ट डे भी क्लास. ओके ओके, कोई बात नहीं. डोंट वरी, डोंट वरी. और आई थिंक ये पूरा जितना भी हमने अभी तक का प्रैक्टिकल का पार्ट किया है, ये पूरा हम एक बार रिवीजन करेंगे तो जितना भी आपका छूटा होगा वो सब आपका कंप्लीट हो जाएगा. ऑलराइट. In fact, some of the students have joined late. I think उन्होंने first 2-3 days late join किया था. श्योर प्राची, श्योर. मैं एक बार एक काम करता हूँ, बेटर हम लोग बिल्कुल स्टार्टिंग से रिकैप करते हैं. एंड इनफैक्ट मैं पूरे सेशन में बीच बीच में से आपसे कुछ क्वेश्चन भी पूछूंगा, तो दोज हु हैव ऑलरेडी ज्वाइंड अवर सेशन, तो मैं उनसे एटलीस्ट आंसर एक्सपेक्ट करूंगा कि आप मुझे उनको आंसर करें. और is there anybody who is joining the session for the first day? May I know, is there anybody who is joining the session for the first day? Okay. So Sirish, welcome Sirish. Okay. Okay, Rajnish, welcome for this joining this session. Faja, welcome. Robin, welcome. All right. So once again, I welcome you all for joining this session, and specifically those who have joined it today. Let me tell you that normally Sunday off रहता है, but इस बार Sunday भी आप लोग का एज अ रिवीजन सेशन होगा. तो मैं आप सब लोग को रिकमेंड करूंगा कि एटलीस्ट आप कल का भी सेशन ज्वाइन करें. दैट विल बी बेनिफिशियल, सो दैट कि आपका जितना पार्ट छूटा है वो पूरा कवर अप हो जाएगा. तो थोड़ा सा हम लोग फास्ट पेस में रखेंगे, थोड़ा सा फास्ट पेस में रखेंगे. एंड सो इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे सो दैट कि आपका जितना भी पार्ट छूटा है वो थोड़ा सा फास्ट पेस में रहेगा. बट फिर भी अगर कहीं पे आपको डाउट लगे तो प्लीज जस्ट रिमाइंड मी. Oh, Wes, really good to see you again. Nice to see you, Wes. Nice to see you. I think you have already done training under me, right? So I do remember you. Yeah, exactly. Thank you so much. Thank you, Wes. Thank you so much. So, Wes, I think today it's your first day, isn't it? I think this is your first day in this RDBMS. Okay, you have also joined for the first day. Okay, so today we have a good number of students, those who have joined for the very first day. So इसका मतलब मुझे बिल्कुल स्टार्टिंग से ही करना पड़ेगा शुरू. Anyway, see, for me, everyone is equal for me. मेरे लिए तो सब लोग बराबर हैं. So we'll start from the very basic. थोड़ा सा स्पेस हम फास्ट रखेंगे, थोड़ा सा पास फास्ट रखेंगे, but still okay. Exactly, Wes, you have taken the right decision. In fact, Hadoop से पहले RDBMS अगर आप सीख रहे हैं तो actually RDBMS is the first. Hadoop ज़्यादा better समझ में आएगा आपको. So that is really perfect decision that you have taken. This is the right decision at right time.
क्योंकि हडूप में भी डेटाबेस इंटरेक्शन होता है, हडूप में भी डेटाबेस का एक इंटरेक्शन का पार्ट होता है। तो हडूप के लिए के किसी भी वर्जन पे चल जाएगा, बट जो क्लाउडेरा जिसके पास पूरा ग्लोबल 80% मार्केट है, वो बाय डिफॉल्ट प्री कॉन्फ़िगर्ड हमको VMware पे दे देता है CentOS के साथ, बट वो लिनक्स की किसी भी वर्जन पे इंस्टॉल कर सकते हैं। या Kali Linux is also one of the best for specifically uh, for ethical hacking and other stuff is much better in case of Kali Linux. But again, that's up to you. Some people love Red Hat Linux, some people love Ubuntu, some people love they are the different flavors. All right. Okay, so यहाँ पे हम बात करते हैं कि in this training we have to learn about RDBMS. Yes, exactly, नीलू, साइबर सिक्योरिटी के लिए बहुत ज्यादा पॉपुलर है Kali Linux. That is very popular. Backtracking and all can be done very easily. Specifically Kali Linux में साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड बहुत सारे टूल्स होते हैं, सपोर्टिंग टूल्स होते हैं. या एग्जैक्टली. सो ये जो हमारा रिवीजन सेशन है, इसमें हम बिल्कुल स्टार्टिंग से ही शुरू करेंगे. विल स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग. विल स्टार्ट फ्रॉम द RDBMS. जब हमने लास्ट डे, जब ऑन द वेरी फर्स्ट डे जब हमने RDBMS स्टार्ट किया था, तो मैंने पहला क्वेश्चन पूछा था कि RDBMS जो है बेसिकली ये डेटा को मैनेज करने के लिए है. इट इज यूज्ड टू मैनेज द डेटा, एंड आई टोल्ड यू दैट नाउअडेज data generation speed is getting increased day by day. Every day जो data generate हो रहा है उसकी speed बढ़ती जा रही है. And I hope you remember those who have already joined my session that मैंने एक बात बताई थी, जब से इस दुनिया में, इस अर्थ पे जब से ह्यूमन का एग्जिस्टेंस स्टार्ट हुआ है, फ्रॉम दैट डे, उस दिन से लेकर के टिल दिसंबर 2019 किसी भी ह्यूमन ने ऑन दिस अर्थ कोई भी बात बोली हो, कोई भी डेटा जनरेट हुआ हो, अगर उस डेटा को, इन दैट डेटा इफ वी स्टोर इट ऑन सम हार्ड डिस्क, इफ वी स्टोर देम इन सम हार्ड डिस्क, तो जो अमाउंट ऑफ डेटा जनरेट होगा, आई रिपीट, किसी भी ह्यूमन ने कोई भी बात बोली हो, कोई भी इंफॉर्मेशन जनरेट हुआ हो, कोई भी डेटा जनरेट हुआ हो, कोई भी साउंड जनरेट हुई हो, अगर उसको हम किसी हार्ड डिस्क में स्टोर करते हैं, तो जब से ह्यूमन का इस अर्थ पे एग्जिस्टेंस स्टार्ट हुआ है, फ्रॉम दैट डे टिल दिसंबर 2019, तो जितना वॉल्यूम ऑफ डेटा जनरेट हुआ था, उतना डेटा हम ऑलरेडी अराउंड 2020 में जनरेट कर चुके हैं. Oh, Suraya Firdaus, yeah, really, I welcome you again. Thank you so much, Jaida. Thank you so much. Fantastic, Suraya. Fantastic. Okay, so once again, in fact, some more participant has just joined us. So once again, finally, I welcome you all for joining this session, and definitely this session is going to be a lot of interesting, and it is going to be a lot of learning. So I'm going to start. So here I was just telling that कि जो डेटा जनरेशन स्पीड है, दैट डेटा जनरेशन स्पीड अब बहुत फास्ट है. कितना फास्ट है, लाइक जब से अर्थ बनी है तब से, मींस उस पे जब से ह्यूमन का एग्जिस्टेंस स्टार्ट हुआ ऑन दैट डे टिल दिसंबर 2019, जितना डेटा जनरेट हुआ था उतना डेटा तो 2020 में जनरेट हो चुका है. सो कैन यू इमेजिन कितना फास्ट डेटा जनरेट हुआ है. और इनफैक्ट जब से जियो आया है, जब से जियो आया तब से मजा ही हो गया है. एंड इनफैक्ट एक, शायद मैंने आपको रिमेम्बर होगा, एक फैक्ट बताया था कि पूरी दुनिया में ग्लोबली
इंटरनेट डेटा यूसेस में इंडिया का नंबर 150 कंट्रीज के बाद आता था। 150 कंट्रीज के बाद आता था। लेकिन जियो के आने से पूरा सिनेरियो ही चेंज हो गया और आज इंडिया पूरे वर्ल्ड में टॉप 10 कंट्रीज, डेटा यूसेस कंट्रीज के अंदर आ चुका है। और ये इतना सडन, इतना बड़ा चेंज ये कोई 10, 20, 50 सालों में नहीं हुआ। Okay, Tasneem. Okay, all right. I welcome you for this session. I'll recap that part also. So actually, I'm starting from the very beginning because on the very first day, around 18 students, 17 to 18 students on the first day. But I think are just more than double students. So definitely 50% students ने first 2 day का session नहीं join किया था। और I think that's why IIT has decided कि हम पहले एक बार recap करेंगे and then we'll proceed for that. All right, don't worry, Tasneem. This is just a word of promise from my side that every bit of content of this entire RDBMS, definitely you'll get expertise out of it. All right. Or those who have just joined us again, so इसमें एक चीज और, RDBMS में 98% कंटेंट प्रैक्टिकल है। आई रिपीट, 98% कंटेंट प्रैक्टिकल है। सो मेंटली इस चीज को प्रिपेयर हो जाइए कि इसमें थोड़ा सा प्रैक्टिकल ज्यादा करना पड़ेगा, प्रैक्टिस थोड़ा सा ज्यादा करना पड़ेगा। Right, you have to do a lot more practicals, a lot more practice, and मैंने कहा around 98%, around in fact 97 to 98% content is practical. So ये टॉपिक, इस ट्रेनिंग को स्टार्ट करने से पहले दिस इज वन ऑफ काइंड ऑफ अ डिस्क्लेमर फ्रॉम माय साइड दैट ये आप पहले से मेंटली प्रिपेयर हो जाए कि इसमें प्रैक्टिकल तो करना ही पड़ेगा। ऑलराइट, सो जस्ट लाइक मैं जियो का एग्जांपल दे रहा था कि जियो ने पूरा इंडिया में एक बिल्कुल सिनेरियो ही बदल दिया है। अब इंटरनेट यूसेज बढ़ रहा है, तो अगर डेटा बढ़ रहा है तो डेटा बढ़ रहा है तो क्या हुआ, डेटा को संभाल के रखना भी तो पड़ेगा। डेटा बढ़ रहा है तो डेटा को संभाल के रखना पड़ेगा, और डेटा को कौन संभालेगा? डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, डीबीए। अगर आपके पास एक पेन है, इफ यू हैव ओनली वन पेन, तो उसको संभालने के लिए बहुत ज्यादा आपको नहीं करना। अगर आपके बहुत सारे पेन हैं तो आपको उनको संभालने में आपको क्या होता है, बहुत केयर करनी पड़ती है, कोई इधर उधर ना गिर जाए। सिमिलरली जब डेटा थोड़ा सा होता है ना, थोड़ा सा डेटा होता है तो कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं आते, बट डेटा बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और रेगुलरली इंक्रीज हो रहा है, तो उसको आपको वेल ऑर्गेनाइज वे में संभाल के रखना पड़ेगा। अगर डेटा को वेल ऑर्गेनाइज मैनेज करके आपने स्टोर नहीं किया तो उस डेटा को आप दोबारा यूज भी नहीं कर पाएंगे। तो जो RDBMS है, इसका पर्पस है कि जो डेटा है उसको हम संभाल के कैसे रखें इन अ सिंपल वे। RDBMS क्या है, ये किस लिए यूज होता है? RDBMS अपने डेटा को संभाल के वेल ऑर्गेनाइज वे में रखने के लिए। इसको मैंने फर्स्ट डे की एग्जांपल दिया था। जस्ट इमेजिन, आप अपने ऑफिस से अपने कॉलेज से घर पहुंचे, और घर पहुंचते ही आपने अपने रूम पे पहुंचते एक शूज इधर फेंका, एक शूज इधर फेंका, सॉक्स कहीं पे फेंका, आपने अपने टाई कहीं फेंकी, आपने अपनी वॉच कहीं रख दी, मोबाइल कहीं रख दिया, लैपटॉप कहीं रख दिया, तो होगा क्या नेक्स्ट डे जब आप व्हेन यू गेट अप गेट रेडी, सो नेक्स्ट डे क्या होगा कि यस एग्जैक्टली अकरम, सो नेक्स्ट डे क्या होगा, आप जब रेडी होंगे तो हो सकता है आपको आपकी वॉच ना मिल रही हो, आपका सॉक्स ना मिल रहा हो, आपकी हैंकी नहीं मिल रही होगी। तो और इनफैक्ट अगर अगर आप आपके हॉस्टल में तो थोड़ा सा सामान होता है तो वहां पे फिर भी कर सकते हैं, लेकिन आपके घर में तो बहुत सारी चीजें होती हैं,
ऐसे सपोज करो कोई स्टोर है, कोई शॉप है, एक आप शॉपिंग मॉल में गए, वहां पे शॉपिंग मॉल सारी चीजें एक 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 ही रूम के अंदर होती हैं, वेल ऑर्गेनाइज वे में ना होती, तो कोई स्टोर में जाता तो उसे कुछ मिलता ही नहीं। या और अच्छा एग्जांपल आपको बताएं, इमेजिन करें जब घर बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, ड्राइंग रूम अलग बनाते हैं, लॉबी अलग बनाते हैं, किचन अलग बनाते हैं, बाथरूम अलग होता है। क्या क्या अगर जिद पे आए तो ऐसा नहीं कर सकते हैं क्या कि सारा किचन का सामान, सारा कुछ हम एक ही जगह में डाल दें, किचन का, ड्राइंग रूम का, लॉबी का, सबका रूम एक ही जगह बेडरूम में भर दें? तो क्या होगा, अगर थोड़ा सामान है तो आप फिर भी कर सकते हैं, लेकिन अगर अगर चीजें बहुत ज्यादा हैं तो हम ऐसे नहीं कर पाएंगे, हमें वेल ऑर्गेनाइज वे में रखना पड़ेगा। अगर वेल ऑर्गेनाइज वे में आपने कोई डेट चीजों को नहीं रखा तो आप दोबारा उससे यूज भी नहीं कर पाएंगे, यू कैन नॉट यूज इट बैक। सो आरडीबीएमएस एक तरीका है, एक वे है, कॉन्सेप्ट है जिससे हम डेटा को मैनेज करते हैं। तो मुझे बताइए, क्या डेटा बढ़ना बंद हो जाएगा क्या इन फ्यूचर में? डेटा जनरेट होना बंद हो सकता है क्या? स्पेशली दोज हु हैव नॉट येट ज्वाइंड माय सेशन, मैं उनसे पूछना चाहूंगा, जस्ट राइट इन द चैट बॉक्स, आई वांट टू नो योर ओपिनियन, क्या डेटा जनरेशन बंद होगा? नहीं होगा। अच्छा, आपने देखा होगा बहुत सारे मोबाइल फोन की कंपनीज हैं, बहुत सारे मोबाइल फोन की कंपनीज हैं, वो, अगर हम लाइक इंडिया की ही बात करें तो इंडिया में 135 करोड़ लोग हैं, तो 135 करोड़ में से आज करीब 90 करोड़, अप्रॉक्स 90 करोड़ मोबाइल कनेक्शन है हमारे पास, 90 करोड़ मोबाइल कनेक्शन, एंड करीब 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 90 करोड़ पॉपुलेशन इज कंटेनिंग मोबाइल फोन। और तो और कुछ मोबाइल कंपनीज हैं, वो अपने मोबाइल फोन को जब प्रोडक्ट सेल करते हैं तो वो उनके स्टोर पे, उनके ऑनलाइन रिटेल पे 2 या 3 मिनट के लिए सेल आती है, और उनके सारे मोबाइल फोन सिर्फ मैटर ऑफ विद इन 1 और 2 मिनट्स, और मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स 4 to 5 मिनट्स उनके सारे सारे मोबाइल फोन सेल हो जाते हैं। तो जितने भी मोबाइल फोन की सेल हो रही है, इनसे क्या हो रहा है, डेटा जनरेट हो रहा है। तो मुझे बताइए, अगर मैं बोलूं क्या डेटा जनरेट होना बंद हो जाएगा क्या, तो मैं बोल सकता हूँ एक सिचुएशन में हो सकती है, जब लोग इंटरनेट, मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप डिवाइसेस यूज करना बंद कर दें। तो इसके लिए एक एग्जांपल दिया था मैंने कि पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन मैंने बताई थी, रफली अप्रोक्स 7.5 बिलियन है पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन, लगभग अबाउट अबाउट 7.5 अरब लोग हैं अर्थ पे। और बाय द एंड ऑफ दिसंबर 2021 के एंड में, इस समय करंट पॉपुलेशन कितनी है, अप्रोक्स 7.5 बिलियन। और बाय द एंड ऑफ दिसंबर 2021 इस अर्थ पे अप्रोक्स 75 बिलियन, 75 बिलियन इंटरनेट कनेक्टेड डिवाइसेस विल बी देयर ऑन दिस अर्थ। इस अर्थ पे इतनी कनेक्टेड डिवाइसेस होंगी। सो आई थिंक मेरे इस इंफॉर्मेशन का कंक्लूजन समझ गए होंगे आप। अगर नहीं समझे तो मैं बताता हूँ, जरा ऐसे करिए, 75/7.5 कितना होगा, 10। तो इसका क्या मतलब है कि इस अर्थ पे, ऑन दिस अर्थ, देयर विल बी 10 डेडिकेटेड डिवाइस, 10 डेडिकेटेड डिवाइस होंगी जो आपके लिए डेटा जनरेट कर रही होंगी। और ये जो इतने डिवाइसेस हैं, ये इंटरनेट इनेबल्ड होंगे, इंटरनेट इनेबल्ड। और ये इतना फास्ट ग्रोथ होने के पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है, एक टेक्नोलॉजी। आप में से कुछ लोगों ने नाम सुना होगा, दैट टेक्नोलॉजीज IoT। IoT, आई होप यू मस्ट हैव हर्ड IoT। ये IoT ने एक ऐसा कॉन्सेप्ट दिया है जिससे हम किसी भी डिवाइस को इंटरनेट पे कनेक्ट कर सकते हैं।
आपने देखा होगा कुछ टाइम पहले एक एक एडवर्टीजमेंट आता था जिसमें अमिताभ बच्चन एयरपोर्ट पे थे और वो अपने मोबाइल फोन से अपने घर का एसी बार बार ऑन ऑफ कर दे रहे थे. आई होप डू रिमेम्बर दैट एडवर्टीजमेंट. वो बार बार ऑन ऑफ कर रहे थे. दैट इज प्योरली, हो सकता है आप में से कुछ लोगों को ध्यान हो वो एडवर्टीजमेंट. अमिताभ बच्चन उसमें ऐड करते थे, एयरपोर्ट से ऑन या ऑफ करते थे. तो वो सिर्फ एक कनेक्टिविटी को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका था. सो दैट इज all Yes, with the आप help of बताएं. IoT. Hello, sir. Yeah. Yes. Assistant, sir, with the help of Adreno. Yes. Arduino है and Raspberry Pi Yes, sir. 3 and 4. Yeah, these are the some जिसकी हेल्प से आने वाले टाइम पे ये और ज्यादा इंटरनेट कनेक्टेड डिवाइस होंगे. राइट. सो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि डेटा जनरेशन स्पीड आने वाले टाइम पे कम नहीं होगा. ये इसका ग्रोथ और भी इंक्रीज होगा. मिस अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो ग्राफ एक्सपोनेंशियल होगा. इसका ग्राफ एक्सपोनेंशियल इंक्रीज ही करता रहेगा. तो मैंने बताया कि बंद तभी होगा जब लोग पूरी दुनिया में मोबाइल फोन यूज करना बंद कर दें, ये लैपटॉप इंटरनेट यूज करना बंद कर दें. आपको बताऊं कोरोना में सारी इंडस्ट्री बंद हो चुकी है, बहुत सारे बिजनेस बंद हुए हैं, लेकिन आज अगर आप ऑनलाइन लैपटॉप परचेज करने जाएंगे आपको शायद जस्ट गिव मी जनरल आइडिया. आज लैपटॉप की कॉस्ट इन डिवाइसेस की कॉस्ट, जो आपके फेवरेट लैपटॉप्स थे वो जिस कॉस्ट पे थे आज उनकी कॉस्ट 45. और ये मैं फैक्ट फिगर, रैंडम फैक्ट फिगर नहीं, ये आप अगर इंटरनेट पर अगर आप ऑनलाइन लगेगा. Anybody have seen that कि कुछ प्राइस हाइक हुआ लैपटॉप्स इन कंप्यूटर्स Yes, के? Have you seen sir. that? मेरे फ्रेंड ने जो लैपटॉप सेम लैपटॉप कम प्राइस में लिया था, मैंने वो सेम कॉन्फ़िगरेशन का ज्यादा प्राइस में लिया. Yes. बहुत ज्यादा कॉस्ट का चेंज हुआ. एक्चुअली में डॉलर की भी प्राइस बढ़ गई है इसमें से सिर्फ 5000 का डिफरेंस है. Yes. Right. Correct. So I think so many of you have already seen that. So इसका मतलब है कि मार्केट में डिवाइसेस की डिमांड अभी भी बहुत ज्यादा है. जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई ही नहीं है. तो आई थिंक ऑल ऑफ यू आर कन्विंस कि डेटा तो बढ़ेगा. और अगर डेटा बढ़ेगा तो डेटा को संभालने के लिए हमारे पास डीबे वाले प्रोफेशनल चाहिए. तो एक चीज तो आपको आई थिंक कन्विंस हो गए कि जब डेटा कभी बढ़ना बंद होगा ही नहीं तो डेटा को संभालने के लिए लोगों की रिक्वायरमेंट कभी कम होगी ही नहीं. तो आप ये आरडीबी में सीखने के बाद अगर कोई पूछे कि इसका फ्यूचर स्कोप क्या है, तो फ्यूचर स्कोप क्या है कि जब तक डेटा बढ़ेगा, जब तक डेटा जनरेट होगा, तब तक इसका स्कोप रहेगा. जिस दिन डेटा जनरेट होना बंद हो जाएगा उस दिन इसका स्कोप खत्म हो जाएगा. लेकिन क्या डेटा जनरेट होना बंद होगा? आंसर इज नो. तो डेटा को संभालने के लिए जो लाइक बड़े प्लेयर्स हैं, बड़े वेंडर्स हैं लाइक गूगल, अमेजॉन, अगर इन सब की हम बात करते हैं गूगल एंड अमेजॉन की, तो ये लोग केवल ऐसा नहीं कि केवल ये आरडीबीएमएस ही यूज करते हैं. ये आरडीबीएमएस के अलावा कुछ और भी टेक्नोलॉजीज हैं वो भी यूज करते हैं, लाइक हडूप भी यूज करते हैं. लेकिन लाइक हडूप है उसका पर्पस और आरडीबीएमएस का पर्पस थोड़ा सा अलग है. हडूप आज भी, यस एग्जैक्टली राइट. हडूप आज भी
वो काम नहीं कर सकता जो काम हम RDBMS में करते हैं। तो RDBMS का स्कोप अलग है। RDBMS जहाँ पे हैवी ट्रैफिक ट्रांजैक्शंस वाला होता है वहां पे हम RDBMS ही यूज करते हैं। वहां पे हम RDBMS ट्रांजैक्शंस होते हैं। तो ट्रांजेक्शन क्या होता है ये सब हम अभी प्रैक्टिकल से सीखेंगे। ये तो ये एक ऐसा टॉपिक है जिसकी डिमांड कभी खत्म नहीं होने वाली। मिस अगर मैं इन नटशेल बोलूं तो ये टॉपिक ऐसा है जिसकी डिमांड कभी इंडस्ट्री से खत्म होगी नहीं। सिर्फ तभी खत्म हो सकती है जब डेटा जनरेट होना बंद हो जाए। तो सारा घूम फिर के सारा मैटर क्या आता है कि हमें इसमें डेटा हैंडलिंग करनी है। तो मेरा क्वेश्चन है कि डेटा होता क्या है, व्हाट इज डेटा? स्पेशली दोज हु हैव मिस्ड इनिशियल क्लास, जिन्होंने जस्ट न्यू ज्वाइन किया है, मैं उनसे पूछूंगा कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, व्हाट इज डेटा? डेटा डेटा होता है क्या है? यस, एग्जैक्टली, परफेक्ट। या एग्जैक्टली द फैक्ट एंड फिगर। कोई भी इंफॉर्मेशन हो, कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी किसी भी चीज के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन हो, दैट इज डेटा। Any facts and figures, so collection of that anything about anything, any particular any object, person, or anything. So that is yes, exactly, Dipanshu, right? So data means any information about anything. So जो हमारा RDBMS है इसका पर्पज ये है कि हमें डेटा स्टोर करना है एक बेहतर वे में, एक वेल ऑर्गेनाइज वे में। तो इसकी जरूरत किसको पड़ती है, कहाँ जरूरत पड़ती है, ये टॉपिक हमें कहाँ जरूरत पड़ता है? तो इसके लिए लाइक ये यहाँ पे मैंने आपको दिखाया यहाँ पे कि जो डेटा है बेसिकली वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी भी बिजनेस के लिए डेटा इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक हमने एग्जांपल बताया था पूरी दुनिया में द रिचेस्ट पर्सन, हु इज द रिचेस्ट पर्सन? मैं चाहूंगा वो लोग बताएं जो जिनका स्टार्टिंग का सेशन मिस हुआ था पहले। यस श्रेष, राइट 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 राइट, दैट इज जेफ बेजोस। या एग्जैक्टली, कुमार सक्षम, राइट, दैट इज अमेजॉन, द पर्सन अमेजॉन जिसका है। सो पूरी दुनिया में आज सबसे ज्यादा डेटा उसी के पास है, सबसे ज्यादा डेटा। और उसने बोला है कि आने वाले टाइम पे जिस ऑर्गेनाइजेशन के पास डेटा ज्यादा होगा उसके पास प्रॉफिट ज्यादा होगा, जिसके पास डेटा ज्यादा होगा उसके पास प्रॉफिट ज्यादा होगा। आज डेटा साइंस के लिए, डेटा एनालिटिक्स के लिए अमेजॉन बहुत सारा डेटा प्रोवाइड करता है। आपको क्या लगता है अमेजॉन पूरी दुनिया का रिचेस्ट पर्सन है? क्या वो टीवी, फ्रिज, लैपटॉप बेच के हुआ है क्या? क्या वो टीवी, फ्रिज, लैपटॉप बेचने से वो रिचेस्ट पर्सन है क्या? नो, केवल केवल वो प्रोडक्ट बेचने से रिचेस्ट पर्सन नहीं है, वो सर्विस की वजह से है। तो अमेजोन का एक प्रोडक्ट है जिसे हम AWS बोलते हैं। AWS का फुल फॉर्म होता है अमेजॉन वेब सर्विसेज। बहुत बड़ी सर्विस है, बहुत बड़ी सर्विस है AWS। सो वो दैट इज वन ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ इनकम। तो AWS में बहुत सारी चीजें आती है, प्रोसेसिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, स्टोरेज, मेन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर्स, बहुत सारी चीजें आती है AWS के अंदर। सो आने वाले टाइम पे जिस ऑर्गेनाइजेशन के पास डेटा ज्यादा होगा उसकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी।
आपने एक एक नोटिस किया, एक लाइक फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, जितनी वेबसाइट्स हैं, इन सारी वेबसाइट में एक फीचर होता है, मुझे बताइए क्या आपने वो नोटिस किया है? क्या एक फीचर होता है विश लिस्ट? आई थिंक किसी में होता है, अमेजोन में भी होता है विश लिस्ट। ये नाम सुना है क्या, विश लिस्ट? ये किस किस पोर्टल में सुना है आपने? लगभग सब में ही होता है। यस शुभम, लगभग सब में ही होता है। डू यू नो वो क्यों ये फीचर आपको देते हैं? इससे इससे उनको ये पता लगता है कि जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है। कई बार क्या होता है, वो प्रोडक्ट्स एज अ सेल्स स्ट्रेटेजी, कई बार कुछ प्रोडक्ट को जानबूझ के आउट ऑफ स्टॉक दिखाते हैं, कुछ नया प्रोडक्ट निकलना होता है तो आउट ऑफ स्टॉक दिखाते हैं, और फिर देखते हैं कि उसमें लोगों का इंटरेस्ट कितना है। सो दैट्स ऑल द पार्ट ऑफ डेटा एनालिटिक्स। और दूसरा, उससे वो हमारे सेंटिमेंट को एनालाइज करते, दे कैन अंडरस्टैंड अवर सेंटिमेंट। जैसे कोई 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 पर्सन है, वो लैपटॉप, मोबाइल, गैजेट्स की चीजों को ज्यादा लाइक कर रहा है, तो इसका मतलब क्या, उसकी साइकोलॉजी क्या है, वो दैट पर्सन इज टेक्निकल ओरिएंटेड पर्सन है। अगर कोई पर्सन है म्यूजिक, गिटार्स, बुक्स, इस तरह की चीजों को ज्यादा लाइक कर रहा है, तो उसका मतलब वो दैट पर्सन इज सम म्यूजिक लवर है। अच्छा, कोई कोई पर्सन है, वो नए नए बैट्स, टेबल टेनिस के डिफरेंट गैजेट्स, क्रिकेट के डिफरेंट गैजेट्स को वो लाइक, उसका सेंटीमेंट किससे ज्यादा है, क्रिकेट से, किसी किट का, एक्टिविटी का, तो उसका एडवर्टीजमेंट वो सबको नहीं दिखाएंगे, तो वो एडवर्टीजमेंट उन्हीं को दिखाएंगे जो जो उस तरह के सेंटिमेंट्स जिनके होंगे। दैट्स ऑल द पार्ट ऑफ एनालिटिक्स। और उससे एक सर्वे किया गया था जिसमें नेटफ्लिक्स का अराउंड 75% जो बिजनेस आता है वो उनके डेटा एनालिटिक्स और डेटा साइंस की डेटा प्रोसेसिंग से ही आता है। So nowadays Netflix is again a very very popular streaming portal. Of course आप सब लोगों ने काफी लोगों ने ऑलरेडी कर ही रखा है। तो यहाँ पे कहा है कि जो डेटा है आज के टाइम पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, साथ ही साथ कंट्री के लिए भी। तो आने वाले टाइम पे वर्ल्ड वार अब वो बैटल फील्ड में नहीं होगा, जैसा आने वाले टाइम पे नॉट लाइक GTA, वैसा नहीं होगा किसी भी कार उठा ली किसी को भी तोड़फोड़ कर दिया, वैसा वैसा बैटल फील्ड टाइप का अब आने वाले टाइम पे वर्ल्ड वार फिलहाल तो नहीं होना है। लेकिन अगर किसी कंट्री का सारा डेटा डिस्ट्रॉय हो जाए तो वो कंट्री डिस्ट्रॉय हो सकता है, दैट मच ऑफ क्रूशियल। अगर डेटा सिस्टम अगर किसी का कोलैप्स कर जाए तो आने वाले टाइम पे डेटा वार अगर होगा, किसी भी कंट्री को अगर करना है डिस्ट्रॉय, तो वो एक ही चीज से होने वाला है, दैट इज डेटा वार। तो डेटा बढ़ने से दो एस्पेक्ट आते हैं। नंबर वन, डेटा को संभाल के रखें, और डेटा को संभालने के बाद उसको सिक्योर रखें, सिक्योर करें कि वो अनऑथराइज यूजर के पास ना जाए। तो जो डेटा बढ़ रहा है, उस डेटा के बढ़ने से दो स्ट्रीम ऐसी हैं जो इस समय इनफैक्ट करंटली 2020 में बहुत तेजी से ग्रो करेंगे। नंबर वन, स्पेशली इंडिया के पर्सपेक्टिव में अगर हम बात करें तो पहले तो डेटा हैंडलिंग और डेटा स्टोरेज एंड हैंडलिंग के प्रोफेशनल चाहिए, जैसे जिनको RDBMS आता हो, जिनको Hadoop आता हो, ऐसे प्रोफेशनल चाहिए होंगे। उसके बाद साइबर सिक्योरिटी एंड लॉ वाले एक्सपर्ट लोग भी चाहिए होंगे। ये दो फील्ड ऐसे जिनकी डिमांड बढ़ रही है बहुत तेजी से, बहुत फास्ट ग्रो कर रहा है, राइट। सो क्या जो डेटा है वो इम्पोर्टेंट पार्ट है, तो बेसिक नीड क्या है? सबसे पहले नीड है कि उस डेटा को हम स्टोर कैसे करें प्रॉपरली, क्योंकि अगर प्रॉपरली स्टोर नहीं किया तो उस डेटा को हम दोबारा यूज भी नहीं कर पाएंगे, वी कैन नॉट यूज इट अगेन दैट डेटा।
सो लेकिन जब डेटा को स्टोर प्रॉपर्ली कर तो दिया, बट क्या उस डेटा को हम सिक्योर कर पा रहे हैं फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस? अच्छा, इमेजिन करिए आपकी मेल अकाउंट कोई भी रीड कर ले, आपके व्हाट्सएप मैसेज कोई भी डिलीट कर ले, ऐसा होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए ना। एंड सो डेटा सिक्योरिटी तो होनी चाहिए, प्लस इन सबसे एक बड़ा है, डेटा रिट्रीवल शुड बी मोर सिंक्रोनाइज्ड। इस लाइन का मतलब ये था जो मैंने लास्ट टाइम पे बताया था कि सपोज करिए आप अपने लैपटॉप पे कोई फाइल सर्च कर रहे हैं, आपने सर्च पे लगा दिया, अब आपका वो गोल गोल प्रोग्रेस बार वो घूम रहा है, सर्च कर रहा है, सर्च कर रहा है, सर्च कर रहा है, और आधे घंटे के बाद जो है आपको फाइल उसने सर्च करके दी। अब सपोज आपको कोई मेल करनी थी, कोई अर्जेंट मेल करनी थी, कोई रिपोर्ट सेंड करनी थी और आपको तुरंत चाहिए था, तो जब टाइम निकल जाए उसके बाद अगर सर्च रिजल्ट मिल के आया तो हमें उस सर्च रिजल्ट का कोई फायदा नहीं, कोई बेनिफिट नहीं है। तो यहाँ पे बोला गया कि जो डेटा हमें जब चाहिए वो तुरंत हमें मिल जाए, तो डेटा को इस तरीके से प्रॉपरली स्टोर करना है। आरडीबीएमएस के अंदर डेटा को इस तरीके से स्टोर करना है कि जब हमें जो डेटा चाहिए वो डेटा रिट्रीव कर पाए। रिट्रीव मींस निकालना, सर्च करके ढूंढ के निकालना। आरडीबीएमएस में ये वर्ड हम बार बार यूज करेंगे, रिट्रीवल। रिट्रीवल जो डेटा निकालने का जो प्रोसेस है, जो डेटा निकालने का प्रोसेस है, इट शुड बी मोर सिंक्रोनाइज। सिंक्रोनाइज का मतलब जब चाहिए तभी मिले, जब चाहिए तभी मिले, तुरंत मिले। दैट इज द डेटा रिट्रीवल। सो यस, एग्जैक्टली नीलू। सो इसीलिए अब क्या हो रहा है कि हम बेसिकली, आपने देखा होगा कई बार ये अक्सर न्यूज में आता है कि फेसबुक का कुछ सर्वर हैक हुआ है, कुछ उन्होंने डेटा लीक हुआ है, हैक हुआ है, या उनके सिक्योरिटी फीचर्स कम है। आई थिंक आप लोगों ने कुछ अभी न्यूज सुना होगा, जस्ट आई थिंक कपल ऑफ वीक्स बैक जूम ने जूम ने ऑफिशियली अनाउंस किया था कि उनके सर्वर में कुछ गड़बड़ी है और उसकी वजह से उनका वो वर्क नहीं किया था। प्लस जो जीपीएस सर्वर है दैट इज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली फॉर कुछ कुछ देर तक। सो फॉर अ शॉर्ट वाइल उनका जो गूगल का जीपीएस सर्वर था वो भी प्रॉपर्ली रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था। ओके, सो ये कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट चीजें थी जो हमें रिक्वायर्ड थी डेटा को रिट्रीवल करने के लिए। एंड तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया गया डेटाबेस। उन्होंने कहा कि डेटा को कहाँ पे रखें, तो उन्होंने बोला डेटा को एक डेटाबेस में रखिए। बेस टू द डेटा इन विच डेटा कैन बी स्टोर। तो बेस टू द डेटा मींस जैसे उसने प्लेटफॉर्म बना दिया, मैंने कहा ये प्लेटफॉर्म बना दिया, लाइक सपोज ये प्लेटफॉर्म बना दिया। अब इसमें मैं कुछ चीजें रख रहा हूँ, इसमें मैंने एक ग्लास रख दिया, यहाँ पे मैंने एक छोटा सा कप रख दिया। तो अगर मैं बात करूँ ये ग्लास या कप की, तो ये क्या है, व्हाट इज दिस, ये बेस है ना जिस पर हमने रखा। तो ऐसे डेटा बेस भी एक बेस है जिस पर हम क्या रखते हैं, जिसमें हम क्या रखेंगे, डेटा रखेंगे, इसमें हम डेटा स्टोर। तो डेटाबेस क्या लिखा है, डेटाबेस provides a base to the data in which the data can be stored. Yes, that's right.
Yes, Nilu, that is known as SQL injection. SQL injection, right? So basically database हमको एक बेस प्रोवाइड करता है जहाँ पे हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं. सो मुझे बताइए ये पॉइंट नंबर 2, मैं चाहूंगा एक बार पॉइंट नंबर 2 इसको रीड करिए. जस्ट रीड थ्रू एंड ट्राई टू इंटरप्रेट व्हाट डज इट मीन. राइट, करेक्ट. तो हमारा पर्पस तो ये नहीं कि डेटाबेस में डेटा को ऑर्गेनाइज करके रखना है, वेल ऑर्गेनाइज करके. सो अगर डेटा को ऑर्गेनाइज करके रखना है तो हम तभी तो रख पाएंगे ना जब एक जैसी चीजों को एक साथ रखें, सिमिलर टाइप की चीजों को एक साथ रखें. मैंने कहा कस्टमर का डेटा तो सारे कस्टमर का डेटा में एक साथ रखेंगे. प्रोडक्ट का डेटा तो प्रोडक्ट का सारा डेटा एक साथ रखेंगे. इसका बेस्ट एग्जांपल हम बताते हैं. लाइक लैपटॉप में अगर आपको मैं बोलूं कि एक फोल्डर के अंदर, एक ही फोल्डर में आपके लैपटॉप में जितनी मूवीज हैं, जितने ऑडियोज, वीडियोस, जितनी फाइल्स, पीडीएफ, ट्यूटोरियल, एक्सेल, वर्ड, जितनी फाइल हैं, क्या सारी फाइलें एक ही फोल्डर में कर सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं? अगर जित पे आ जाए तो एक ही फोल्डर में रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं? कर सकते हैं. लेकिन मैं बोलूं अगर वो ऐसा कर दिया तो दिक्कत क्या होगी कि जब भी हमें कोई फाइल ढूंढनी होगी तो टाइम लगेगा, राइट? जब भी हमें कोई सर्च करना होगा, लेकिन वो एफिशिएंट नहीं है. यस, कि आपको आपने एक बार तो रख दिया, लेकिन अगर सपोज करो आपके लैपटॉप में 1 TB की हार्ड डिस्क थी, उसमें बहुत सारे गाने थे, हजारों सॉन्ग थे, हजारों ऑडियोज, हजारों वीडियोस थे उसमें, बहुत सारे आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट थे, वर्ड एक्सेल की फाइल थी, बहुत सारे रिपोर्ट्स थी. जब सारी चीज एक ही फोल्डर में होंगी तो आपको जो चाहिए होगा वो ढूंढने में मिलेगा नहीं आपको. जो जो ढूंढेंगे वो आपको मिलेगा ही नहीं. और मिलेगा भी तो टाइम बहुत लगेगा. तो मुझे बताइए आरडीबीएमएस का पर्पस ही क्या था? आरडीबीएमएस का पर्पस क्या था? सिंक्रोनाइज्ड वे में, मीन्स जब हमें जो डेटा चाहिए वो तुरंत मिले, ऐसा ना हो कि बहुत टाइम लगे ढूंढने में. सिंक्रोनाइज का मतलब जब चाहिए तब मिले. जब चाहिए तभी मिले. It is data, some database object. अच्छा, पहले स्टोर करने के लिए फाइलों को एक अच्छे तरीके से रखने के लिए ये जरूरी है.
नंबर वन, ये एक टेक्निकल टर्म है, पहले मैं चाहूंगा कि टेक्निकल टर्म आप लोग थोड़ा सा लर्न करने की कोशिश करें। वैसे ये सब आपको अभी पूरी ट्रेनिंग में लर्न हो जाएगा। तो स्पेशली जो ये टर्मिनोलॉजी है, नंबर वन डेटा रिडंडेंसी और दूसरा है डेटा इनकंसिस्टेंसी। डेटा रिडंडेंसी और डेटा इनकंसिस्टेंसी। देखिए, रिडंडेंसी वर्ड का मतलब होता है रिपीटेड डेटा। रिडंडेंसी का मतलब क्या होता है? रिपीटेड डेटा, कि कोई डेटा बार बार रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है। अच्छा, एक ही डेटा अगर बार बार रिपीट होगा तो हम क्या बोलेंगे? कि सेम डेटा दोबारा आ गया, सेम डेटा। तो अच्छा, सेम डेटा दोबारा है तो उसी को तो बोलेंगे डुप्लीकेट डेटा। बताइए मुझे, क्या मेरी बात सारी कि री अकरेंस, कोई डेटा बार बार आ रहा है, बार बार आ रहा है, तो उसी को तो बोलेंगे डुप्लीकेट। Yes, sir, of course. मुझे बताइए, क्या आप अपने लैपटॉप पे एक ही मूवी 10 जगह पे स्टोर करते हैं क्या? जैसे एक मूवी सी ड्राइव में भी स्टोर कर दी, वही मूवी आपने डी ड्राइव में भी कर दी, वही बार बार ऐसा करते हैं क्या? नॉर्मल प्रैक्टिस में ऐसा करते हैं क्या? No, no. ऐसा नहीं होता ना। लेकिन अगर ऐसा हो जाए तो मुझे बताइए क्या क्या दिक्कत है। आप जरा इमेजिनेशन करके मुझे बताइए, अगर ऐसा हो जाए तो क्या क्या दिक्कतें होंगी। जरा खुद सोच के बताइए मुझे। जस्ट राइट इट डाउन इन द चैट। ऑलराइट, वेरी गुड। पहली चीज तो फैंटास्टिक कि स्पेस कंज्यूम करेगा और अननेसेसरी एक्स्ट्रा डेटा बढ़ेगा। और अगर सेम डेटा बार बार होगा तो जो आपको डेटा चाहिए वो ढूंढने में मिलेगा नहीं, क्योंकि डेटा का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। और डेटा का वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो क्या आपको बड़ी हार्ड डिस्क लेनी पड़ेगी, आपको अमाउंट स्पेंड करना पड़ेगा। तो टाइम और मनी दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से सेम डेटा रिपीट होना इज नॉट गुड। तो फ्लैट फाइल सिस्टम में ये प्रॉब्लम आती कैसे थी? यस, राइट राइट। तो अब यहाँ पे एक सुनना है कि फ्लैट फाइल सिस्टम में वो डेटा रिडंडेंसी कैसे आती थी, कैसे आती थी। तो इसको एक मैं फ्लैट फाइल सिस्टम ओपन कर रहा हूँ। So, ये जैसे मैंने एक फ्लैट फाइल सिस्टम ओपन करी है, आपको समझाने के लिए मैंने ये एक्सेल ओपन किया, बट जस्ट इमेजिन ये एक हमारी फ्लैट फाइल है और इस फाइल में हमने स्टूडेंट का डेटा स्टोर किया है। ओके, फ्लॉपी डिस्क। अच्छा मुझे बताइए कि नीलू ने एक वर्ड यूज किया, फ्लॉपी डिस्क। आप में से कितने लोगों ने फ्लॉपी डिस्क देखी है? एनीबडी हैव यू टच दैट फ्लॉपी डिस्क? क्या आप लोग कितने ने फ्लॉपी डिस्क टच किया है? हैव यू टच दैट? अपने हाथ में लेके देखा है? अच्छा, देखा है अपने बचपन में। आदर्श आपने यूज किया है? Yes, sir. अच्छा, ओ लैब में देखा होगा, ओके। क्योंकि अब तो कहीं मिलती भी नहीं है। अब नहीं मिलती है सर, 2 MB ये MB। ओके, बचपन में, हाँ बचपन में देखी होगी। ओके ओके, राइट 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 राइट। रेक्टेंगल सी होती थी। Yes, sir. और School में। और You अगर नहीं देखी that's तो why. मैं अभी दिखाता हूँ आपको, ये देखिए मैं दिखाता हूँ। पूरी दुनिया में माइक्रोसॉफ्ट का ये एक बहुत ज्यादा उनका क्या बोलते हैं, कह सकते हैं उनका पहला प्यार था, तो शायद उसको ऑनर देने के लिए जो सेव बटन है, उस सेव बटन का आइकॉन ही उन्होंने बनाई है फ्लॉपी ड्राइव।
सो ये सेव बटन है, इस सेव बटन का आइकॉन, फ्लॉपी ड्राइव कुछ ऐसा ही होता था, बिल्कुल ऐसा होता था। और तो और आपने देखा होगा कि विंडोज में जब भी आप विंडोज इंस्टॉल करते हैं तो उसमें हमेशा पहली ड्राइव का नाम सी ड्राइव होता है। हैव यू सीन कि कभी उसमें ए ड्राइव बी ड्राइव नहीं होता, दैट इज ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम सी ड्राइव। तो कभी सोचा ऐसा कि उसमें सी से क्यों होता है? जब लेटर कोई नाम ही देना था तो हम डी ई कर देते, या बी से शुरू करते, ए से शुरू करते, हम सी से ही क्यों कर रहे हैं? तो जो फ्लॉपी ड्राइव था, जब भी हम लगाते थे, फ्लॉपी ड्राइव का माउंटिंग लेटर ए था, वो रिजर्व किया गया था। तो अब फ्लॉपी ड्राइव तो आती नहीं, तो वो रूल अभी भी चल रहा है। ए फ्लॉपी ड्राइव के लिए होता था, बी हमारा एक फिक्स्ड, और कोई एक्सटर्नल डिवाइस लाइक कोई हमें कोई प्रिंटर या कोई उस तरह का चीज एक्सटर्नल डिवाइस लगानी, एक्सटर्नल कोई मेमोरी लगानी हो तो उसके लिए होता था। और सी से शुरू होता था एक्चुअल ड्राइव। तो अब क्या धीरे धीरे ए वाला पार्ट खत्म हो गया, तो ए और बी उन्होंने वैकेंट रखा हुआ है आज भी उसकी याद में कि ए हमारा फ्लॉपी ड्राइव होता था। इसलिए जब भी आप इंस्टॉल करेंगे तो हमेशा पहली ड्राइव सी ही मिलेगी, आप ए नाम दे ही नहीं पाएंगे उसमें। तो पहले वाले की जगह कोई नहीं ले सकता। ओके, सो जरा फ्लैट फाइल सिस्टम की प्रॉब्लम देखिए। जस्ट इमेजिन करिए कि मैंने इसमें एक स्टूडेंट के सेमेस्टर का रिपोर्ट हमने स्टोर करना था। तो यहाँ पे हमने कहा स्टूडेंट का एडमिशन नंबर, हमने कहा स्टूडेंट का एडमिशन नंबर एक कॉलम था, फिर स्टूडेंट का नेम था, फिर स्टूडेंट का मैंने कहा ईमेल था, फिर स्टूडेंट का एड्रेस था, और उसके मार्क्स आए थे, जो सेमेस्टर के मार्क्स आए थे सेमेस्टर। अब बताइए अगर मैं ये फ्लैट फाइल सिस्टम यूज करूं तो इससे क्या प्रॉब्लम होगी? देखिए, अगर सपोज करो पहला स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट का जो एडमिशन नंबर है वो तो पूरे जो कॉलेज में जो कॉलेज का एक एडमिशन नंबर होता है, वो एक स्टूडेंट को अलॉट करता है, वो फिक्स होता है, वो पूरे 4 ईयर के लिए। तो सपोज के एडमिशन नंबर 101 था, और उसका नाम कुछ डमी नेम XYZ कुछ हमने रख दिया है, और उसकी ईमेल आईडी भी हमने कहा abc@xyz.com समथिंग लाइक कुछ ऐसा था। एड्रेस भी हमने कहा फॉर एग्जांपल दिल्ली था। और उसके पहले सेमेस्टर में जो मार्क्स आए थे, फॉर एग्जांपल उसके 89% मार्क्स आए थे। अब मुझे बताइए, जब उस स्टूडेंट के मार्क्स ये फर्स्ट सेमेस्टर के हो गए, तो जब सेकंड सेमेस्टर हो जाएगा तो सेकंड सेमेस्टर के मार्क्स स्टोर करने हैं। तो अब सेकंड सेमेस्टर का मार्क्स स्टोर करने के लिए, अगर क्योंकि हम टेबुलर फॉर्मेट इस तरह से स्टोर कर रहे हैं, तो सेकंड सेमेस्टर में स्टोर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये सारी डिटेल फिर से एंटर करनी पड़ेंगी, क्योंकि उसका ईमेल भी वही रहेगा, घर भी वही रहेगा, नाम भी वही रहेगा, और एडमिशन नंबर जो उसका था वो सेम रहेगा। बस यहाँ पे उसके मार्क्स है, मैंने कहा 92, लाइक दैट। अच्छा, थर्ड सेमेस्टर में क्या होगा? फिर से मार्क्स करने को तो सारा डिटेल वही रहेगा, सब कुछ वैसे रहेगा। और यहाँ पे मैंने कहा उसका है 94 समथिंग लाइक दैट। यस यस एग्जैक्टली नीलो, राइट। सो अब यहाँ पे देखें, सिर्फ हमें यही तो डेटा स्टोर करना था ना, 92 94, बाकी ये सारी इंफॉर्मेशन तो उसकी हमारे पास ऑलरेडी थी ना। लेकिन फ्लैट फाइल सिस्टम में स्टोर करने के लिए क्या हो रहा है कि ये एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए बाकी सारी डिटेल भी हमें दोबारा से उसको चेंज करना पड़ रहा है। प्लस सपोज करें एक प्रॉब्लम और हो गई कि मुझे इसमें कोई एक्स्ट्रा कॉलम ऐड करना था, फोन नंबर। तो डेटा बन गया,
तो इस पर्सन का जो फोन नंबर होगा वो तो एक फिक्स होगा ना, कि इसका फोन नंबर सपोज 999 ये नंबर था, लेकिन क्योंकि इसके डिटेल को रिपीट किया गया, रिडंडेंसी है, तो ये फोन नंबर भी हमें बार बार यहाँ पे भी, यहाँ पे भी बार बार अगेन एंड अगेन इंसर्ट करना पड़ेगा, राइट। तो डेटा रिडंडेंसी की वजह से जब भी हम कोई नया डेटा ऐड करते हैं तो वो डेटा हमें बार बार ऐड करना पड़ता है, बार बार ऐड करना होता है। तो इस तरह की प्रॉब्लम को हम बोलते हैं इंसर्ट एनोमलीज। क्या बोलते हैं? इंसर्ट एनोमलीज। ये वर्ड, ये शब्द अच्छे से लर्न कर लीजिए। एनोमलीज, एनोमलीज का मतलब है एबनॉर्मेलिटीज। एनोमलीज का मतलब है एबनॉर्मेलिटीज या प्रॉब्लम्स या दिक्कत। तो जरा फिर समझिए कि हमें सिर्फ फोन नंबर ऐड करना था, लेकिन फोन नंबर कई बार इंसर्ट करना पड़ा। अभी हो सकता है आपको ये इम्पोर्टेंस इसमें नहीं समझ आ रहा होगा, लेकिन अब यहाँ पे देखिए, इस एक बड़े डेटा में मैं एक बड़ा डेटा दिखा रहा हूँ। इमेजिन करिए इसमें ये वाला रिकॉर्ड इस फाइल में 3 जगह पे रिकॉर्डेड था। जैसे इमेजिन ये जो डेटा है, इसमें ये जो बाकी सारी चीजें, ये जो मार्क्स वाली वैल्यू है, बाकी सारी चीजें सेम है, बस ये मार्क्स वाली वैल्यू अलग है। अब वो पूरे पूरे फाइल में डेटा कहीं और भी है, कहीं और भी है, कहीं और भी है, वो पूरा डेटा कहीं अब ढूंढना पड़ेगा कहीं और। तो मुझे बताइए, सपोज करिए ये उस स्टूडेंट का कुछ अदर रिपोर्ट है, कोई रिपोर्ट है उसका, कोई ब्लड शुगर का या कोई ग्लूकोज लेवल का कोई डेटा है, तो ये डेटा हर जगह सेम रहेगा। तो अगर मुझे यहाँ पे कोई चेंजेस करने होंगे या कोई नया डेटा ऐड करना है, उसका कोई नया रिपोर्ट ऐड करना है, तो दिक्कत क्या होगा? जैसे मैंने यहाँ पे रिपोर्ट ऐड किया, मैंने ऐड किया कोई वैल्यू थी, सपोज का बॉडी मास इंडेक्स था, सपोज फॉर एग्जांपल 7 था, फॉर एग्जांपल। तो ये 7 मुझे कहाँ का इंसर्ट करना पड़ेगा? इस वाले का सारा रिकॉर्ड हमें फिर से कहीं ढूंढना पड़ेगा, फिर से कहीं। जैसे फॉर एग्जांपल ये मिला, तो यहाँ पे भी ऐड करना पड़ेगा, फिर ढूंढेंगे कहाँ गया, फिर ये मेरा इसमें एंड में करना पड़ेगा। तो इस तरह से क्या हमें बार बार ढूंढ के ऐड करना पड़ेगा, जबकि ये इकलौता एक ही डेटा तो इंसर्ट करना था। मैंने कहा अब वापस एक्सेल में आइए कि हमें बार बार इंसर्ट करना पड़ रहा है, तो इसे बोलते हैं इंसर्ट एनोमलीज। मुझे बताइए, इंसर्ट एनोमलीज का कॉन्सेप्ट समझ आया क्या? ये प्रॉब्लम है, एनोमलीज का मतलब दिक्कत, प्रॉब्लम। क्या ये इंसर्ट एनोमलीज को आप फील कर पा रहे हैं? आर यू एबल टू फील दिस प्रॉब्लम? और ये प्रॉब्लम क्यों हुई? बड़ा डेटा होने की वजह से। जब एक रो होगा तो दिक्कत नहीं है, जब डेटा धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज होने लगेगा तो डेटा रिडंडेंसी होगी, तो हमें बार बार उतने बड़े डेटा में से ढूंढ के अपडेट करना है, नॉट एन इजी टास्क, नॉट एन इजी टास्क। अच्छा, अब इमेजिन करिए इस बच्चे ने बोला नहीं सर मेरा फोन नंबर तो अब चेंज हो गया है, तो आपने क्या ठीक है, राइट। अब 6 महीने के बाद 6 महीने के बाद 6 महीने के बाद अब उसने पूछा, उसने बोला कि सर मेरा फोन नंबर फिर से चेंज हो गया है, 101 का फोन नंबर फिर से चेंज हो गया। तो मैंने यहाँ पे कर दिया लाइक अब अगले 6 महीने के बाद किसी वजह से सपोज करो कॉलेज अथॉरिटी को कॉल करना था उस बच्चे को, तो कॉलेज अथॉरिटी क्या करेगा? अपने डेटाबेस में से 101 वाले का फोन नंबर निकालेगा। तो 101 वाले का फोन नंबर अब 3 नंबर दिखेगा।
तब ये बताइए, अब उनको रटा थोड़ी होगा कि इनमें से लास्ट वाला कौन सा, पहला वाला कौन सा, चल कौन सा रहा है। तो अब यहाँ पे क्या होने लगेगा कि जो कॉलेज अथॉरिटी है वो समझ नहीं पाएंगे कि इनमें से कौन सा नंबर इस समय वर्किंग है, कौन सा चल रहा है। फिर क्या करना पड़ेगा, एक एक करके कॉल करना पड़ेगा, एक एक करके कॉल करना पड़ेगा। तो डेटा रिलायबल नहीं है। रिलायबल में सिर्फ विश्वसनीय डेटा नहीं है कि इनमें से किसको मिलाएंगे तो कॉल लग जाएगी। अच्छा, 6 महीने बाद याद थोड़ी रहेगा कि इनमें से फाइनल कौन सा अपडेट हुआ था। तो होता क्या है कि जब फोन नंबर अपडेट कराया गया था तो आइडियली इस प्रॉब्लम को कैसे बचा जा सकता था कि अगर उसका फोन नंबर 99 से 88 हो गया तो जहां जहां पे सपोज इनिशियली ये था, अगर फोन नंबर 888 अपडेट करना था तो रूल ये था कि अगर 888 अपडेट किया गया है तो जितनी जगह ये डेटा रिपीटेड है उन सब जगह पे ये अपडेशन हो जाए। यानी अपडेशन ये बार बार करना पड़ेगा, अपडेशन बार बार करना पड़ेगा। और ये तो 3 रो आपको सामने दिख रहा है। जस्ट इमेजिन हमारे पास अगर थाउजेंड्स ऑफ रोज होते, जस्ट लाइक इस तरह का डेटा होता, इस तरह का डेटा होता। तो सपोज किसी पर्सन का ये कोई बीएमआई है, ये बीएमआई मुझे अपडेट करना था, ये कोई 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 भी वैल्यू है किसी पर्सन की, तो क्या होगा, ये पर्सन पूरे डेटा में ढूंढ के हर जगह चेंज करना पड़ेगा। सपोज करो ये फोन नंबर वाला कोई कोड होता, कोई कोड होता, तो ये कोड हमें बार बार उसका रिपीट करना पड़ता, अपडेट करना पड़ता। तो रिडंडेंसी की वजह से हमें एक ही डेटा, पूरे सेम डेटा को बार बार इंसर्ट करना पड़ता और वो रोज में ढूंढ ढूंढ के बार बार अपडेट करना पड़ता। जबकि देखे तो चेंज तो एक ही करना था ना, फोन नंबर। तो इसे बोला जाता है अपडेट एनॉमलीज। तो नया डेटा इंसर्ट करेंगे तब भी दिक्कत है, और एग्जिस्टिंग डेटा को चेंज करेंगे तब भी दिक्कत है। सेम डेटा रिडंडेंट था, सेम डेटा रिडंडेंट था, तो इसे बोलते हैं डिलीट एनोमलीज। यस एग्जैक्टली, फैंटास्टिक आदर्श, फैंटास्टिक। तो मैं चाहूंगा मुझे जरा सब बच्चे प्लीज गिव मी कंफर्मेशन, लाइक आर यू कंफर्टेबल विद द कॉन्सेप्ट जो मैंने एनोमलीज वर्ड समझाया, इंसर्ट एनोमलीज, अपडेट एनोमलीज एंड डिलीट एनोमलीज। ये सारा दिक्कत हुआ क्यों, क्यों हुआ दिक्कत? सिर्फ एक वजह से, क्या कि इस वाली रो का, पहली वाली रो का दूसरी वाली रो से कोई रिलेशन नहीं था, जबकि वो रिलेटेड डेटा होते। रिपीट, ये तीनों रोज, ये पहले सेमेस्टर का डेटा है, ये दूसरे सेमेस्टर का है, तीसरे सेमेस्टर का, तो ये तीनों रोज एक दूसरे से रिलेटेड तो है, लेकिन इस टेबल के अंदर कोई रिलेशनशिप नहीं है। मतलब ये तीनों रोज इंपॉर्टेंट तीनों है हमारे लिए। जैसे
पहली रो तो पहले सेमेस्टर का डेटा, दूसरी रो दूसरे सेमेस्टर का, तीसरी रो तीसरे सेमेस्टर का। तो ये तीनों रोज हमारे लिए इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन इस टेबल में कोई कोई मैकेनिज्म नहीं था जिसमें हम इनको कनेक्ट कर पाए कि ये तीनों एक ही पर्सन के हैं, ये तीनों मार्क्स एक ही पर्सन के हैं। कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं था। तो इसको बोलते हैं डेटा में रिलेशनशिप नहीं था। तो फ्लैट फाइल सिस्टम में कोई पूछे कि क्या प्रॉब्लम थी, तो आप बोलेंगे फ्लैट फाइल सिस्टम में डेटा रिडंडेंसी और डेटा इनकंसिस्टेंसी था। अब जरा जरा ध्यान से देखिए, इनकंसिस्टेंसी का क्या मतलब है कि अगर कोई पर्टिकुलर डेटा अपडेट किया जा रहा है या डिलीट किया जा रहा है फ्रॉम वन टेबल, then the changes were not reflected in the related table. तो इस चीज को हम ऐसे समझेंगे, जरा एक्सेल में खोल रहा हूं। मैंने कहा कि अभी तो ये सारा डेटा इस एक शीट में था ना, चलो मैंने कहा कि ये हमारा सेमेस्टर 1 का डेटा है। अब ऐसे ही ये दूसरी शीट थी सेमेस्टर 2 का डेटा, एंड मैं बोलूं कि इसमें थोड़ी देर के लिए ये सेमेस्टर 1 वाली शीट और ये सेमेस्टर 2 वाली शीट, और सेमेस्टर 2 वाली जो शीट थी हमारी, सेमेस्टर 2 वाली शीट को एक बार कॉपी करना फिर से, जस्ट अ मिनट, कंट्रोल सी से कॉपी, और यहाँ पे हमने थोड़ा सा पेस्ट कर दिया, एंड इसमें से ये वाली जो थी, ये दिस वन रो यहाँ से हमने कट कर दी और इसको सेमेस्टर 2 में पेस्ट कर दिया। ऐसे एक हमने तीसरी शीट बनाई, इसका रख दिया सेमेस्टर 3, और फिर से हमने कॉपी किया, इसमें जाके पेस्ट कर दिया, एंड पेस्ट करने के बाद जो लास्ट रो थी, अब देखिए आपने कहा डेटा रिपीटिशन जो हो रहा था, आपने कहा चलो डेटा रिपीटिशन बचाने के लिए काम करते हैं, सेमेस्टर 1 की शीट अलग बना देते हैं, सेमेस्टर 2 की शीट ये अलग बना देते हैं। सेमेस्टर 2 में 92 मार्क्स थे, सेमेस्टर 3 में इसके ये सपोज करें 93 मार्क्स, 2 मार्क्स, सेमेस्टर 3 में 3 मार्क्स, ऐसे थे। तो इससे क्या होगा, डेटा रिपीटिशन तो एक फाइल में नहीं होगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अगर हम सेकेंड सेमेस्टर में सपोज करो हमने उसका फोन नंबर चेंज कर दिया, सेकेंड सेमेस्टर में फोन नंबर अपडेट कर दिया, अब क्या होगा, जब थर्ड सेमेस्टर में जाएगा तो हमें सिर्फ उसके थर्ड सेमेस्टर के मार्क्स ही तो स्टोर करने थे ना यहाँ पे, तो केवल मार्क्स स्टोर करने थे, लेकिन फिर भी थर्ड सेमेस्टर में फिर भी हमने उसका एडमिशन नंबर, उसका नेम, ईमेल, जबकि ये सब हम ऑलरेडी फर्स्ट सेमेस्टर में स्टोर कर चुके हैं, उसके बाद भी ये डेटा हमें दोबारा से रिसीव करना पड़ा। तो अब रिडंडेंसी तो अभी भी हो रही है ना, लेकिन अब एक शीट में ना होकर के 3 शीटों में हो रही है। चौथा सेमेस्टर आएगा तो सारा रजिस्ट्रेशन बच्चे का फिर से कराना पड़ेगा, तो सेम डेटा हमारा बार बार रिपीट हो रहा है। और कल को डिलीट करना पड़ा कि बच्चा ड्रॉप आउट हो गया, तो सपोज करो मैंने यहाँ से डेटा डिलीट कर दिया, यहाँ से डेटा डिलीट कर दिया, तो यहाँ से डेटा डिलीट कर दिया, लेकिन बाकी सेमेस्टर का रिपोर्ट तो बचा रह गया ना, जबकि ड्रॉप आउट है तो सारा डेटा डिलीट होना चाहिए था, ड्रॉप आउट है तो सारा डेटा डिलीट होना चाहिए था। तो ये कह रहा है कि इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है रिलायबल नहीं है। और फोन नंबर निकालेंगे तो इस सेमेस्टर में कुछ फोन नंबर देखेगा, उस सेमेस्टर में कुछ फोन नंबर देखेगा, यहाँ पे ये फोन नंबर है, अगले सेमेस्टर के डेटा में ये फोन नंबर है, तो अब समझ नहीं आ रहा कि पिछला फोन नंबर गलत था या ये फोन नंबर सही था, या एड्रेस पहले वाले में एड्रेस दिल्ली था, दूसरे में कुछ और हो गया, कोलकाता हो गया, लखनऊ हो गया, दिल्ली हो, कुछ भी हो गया, पटना हो गया, कुछ भी हो गया, लाइक सपोज मैंने कहा ये पटना हो गया। तो अब हमें ये नहीं समझ आएगा कि अब वो बच्चा वापस पटना से
अपने दिल्ली में आ चुका है या दिल्ली से वापस अभी पटना में कहाँ पे है वो? अगर मुझे उसको कोई कोडेड भेजना है तो हम कहाँ भेजेंगे? तो क्या है कि इसमें क्या है, डेटा तो है लेकिन डेटा कंसिस्टेंट नहीं है। और वो कंसिस्टेंसी क्यों नहीं है? क्योंकि ये डेटा उस वाले से रिलेटेड नहीं है। अच्छा, आपने कहा चलो रिपीटिशन बचाना है तो एक काम करते हैं, ये सारा डेटा तो पिछले फाइल में था, ये सब हम डिलीट कर देते हैं। अच्छा, जैसे ये सब डिलीट किया तो प्रॉब्लम एक दूसरी क्या सिर्फ ये स्टोर कर दिया। तो अब एक बड़ी अजीब, ये नहीं बता पाएंगे कि मार्क्स किसके हैं। क्यों? क्योंकि मार्क्स इस वाले टेबल के किस स्टूडेंट का है, यह उस फाइल में है नहीं। तो क्या है, डेटा रिलेटेड नहीं है। तो फ्लैट फाइल सिस्टम में क्या होता है, जब डेटा दो टुकड़ों में दो अलग अलग जगह पे होता है तो उनमें रिलेशन नहीं होता है। दे आर नॉट रिलेटेड विथ ईच अदर, दे आर नॉट रिलेटेड विथ ईच अदर। सो ये कुछ प्रॉब्लम थी जिनकी वजह से कॉन्सेप्ट आया था रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये एक ऐसा सिस्टम जिसमें डेटा तो होगा प्लस डेटा में रिलेशन भी होगा, जिससे रिपीटिशन खत्म हो जाएगी। तो ये ट्रिक हम सीख। सो नाउ डियर ऑल, प्लीज जस्ट गिव मी कंफर्मेशन कि रिलेशनल जो डेटा की रिडंडेंसी वाला जो कॉन्सेप्ट है जो हमने बताना, ऑल ऑफ यू आर ओके विद दैट? Okay, wonderful. So all the topic that we discussed, I think it's easily understandable. So I in fact revise and recap everything from the day one. और कल हम क्या करेंगे कि हमने जो प्रैक्टिकल वाला पार्ट कराया था वो करेंगे और फिर थोड़ा सा आगे का पार्ट करेंगे। तो पहले हम अभी तक का जितना प्रैक्टिकल करा चुके हैं वो प्रैक्टिकल वाला पार्ट कराएंगे कल। तो टुमारो का, कल का हम एक एक्स्ट्रा सेशन रखेंगे और टाइमिंग बिल्कुल भी सेम रहेगा। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे। रेस्ट विल कंटिन्यू ऑन टुमारो फॉर एक्स्ट्रा सेशन। ऑलराइट, यस यस नीलू, वो सारा वो मैं कल कराऊंगा, ठीक है? या एग्जैक्टली। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। Yes, Nilu, thank you so much for, in fact, this is a lovely compliment for me as well. Oh, really? Thank you so much, Rajneesh. Thank you very much. You're welcome, Adarsh. You're welcome, Rajneesh. Take care. Bye-bye. Thank you so much, Subham. Faja, thank you very much. You're welcome, Faja. Take care. You're welcome, Srishti. Neeraj, thank you so much. Take care. Bye-bye.